नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है। क्या हालचाल? सबको दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर सुनाई दे रहे हैं? नमस्कार। आज तो आप लोगों की क्लास में भी त्योहार का असर दिखाई दे रहा है। आज मुझे कुछ कम लोग दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन में त्योहार का असर कब से होने लगा? यस, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग अच्छे हो, बढ़िया हो, मस्त हो, खुश, मस्त। ओके। चलो भाई, बढ़िया। तो आज भी अपना ज्योमेट्री खत्म नहीं हो पाएगा, है ना। एक क्लास और लगेगी। और आपको पता ही है कि 11 से 15 तारीख तक जो है अपना ऑफ रहेगा। रक्षाबंधन, 15 अगस्त और सब कुछ, तो ये ऑफ रहेगा। तो आपकी और हमारी जो मुलाकात है वो 16 अगस्त मॉर्निंग में होगी, है ना। 16 अगस्त मॉर्निंग अपने इसी टाइम पर। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि जब मैं अपने गांव पर रहूं, घर पे रहूं, तो वहां पे आपकी कुछ क्लासेस जरूर लूं। वो हो सकता है कोई टॉक सेशन हो, कोई स्पेशल सेशन हो, कुछ ऐसा अपन प्लान करेंगे। हो सकता है कि पढ़ाने का मन हो तो वहां से आपको पढ़ा भी दे। सो लेट्स सी क्या किया जा सकता है ना। बाकी कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना। आप भी 4-5 दिन क्या करोगे? 2 दिन राखी, रक्षाबंधन, इसके बाद क्या करेंगे, है ना। चलिए, ओके। हाँ, आज लेट होने का कारण फिर आज कुछ ऐसा था। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है सुबह सुबह, आप विनर्स की चैनल पे देखोगे। रात को हमें 11:30-12 बज गया ऑफिस से आते हुए, है ना। 12 बजे ऑफिस आए, सोते हुए 1 शायद बज गया होगा। उस कारण थोड़ा सा लेट हो गए। ठीक है माई, देख लेंगे, करवा देंगे, चिंता ना करो। हम्म। ठीक है, ओके। चलो आ जाओ, देखो जरा अब इधर, स्टार्ट करते हैं। हम्म। कल फिर आपके लिए बहुत अच्छा प्लान करा है, बताएंगे समय आने पर, है ना। देखिए, दी गई आकृति में ओ केंद्र है, डीसी 45 डिग्री है, सीडी 10√2 है। एसी की लंबाई हमें पता लगानी है। लेकिन क्या यहां पे वास्तव में आपका जो एकांतर खंड प्रमेय है वो काम आएगा, है ना। चलो देखते हैं। जैसे हमने ये ले लिया एक सर्कल, ये हो गई हमारी एक स्पर्श रेखा, ये हो गई हमारी एक जीवा, है ना। और केंद्र से होते हुए हमने फिर यहां से कुछ गुजार दिया, और इसको इससे मिला दिया, और इसको इससे भी मिला दिया। बस ऐसी आकृति बनी हुई है। और यहां पे इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया ओ, इसको नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया बी, है ना। और इसको नाम दे दिया आपने ई। अब आपसे बोल रहे हैं कि डीसीई 45 है। डीसीई 45 है, मतलब कौन सा वाला? डीसीई। ये वाला कोण कितने अंश का है? ये वाला आपके 45 अंश का है। और सीडी की लंबाई 10√2 है। सी से लेकर डी तक की लंबाई कितनी है? 10√2 है। आपको एक छोटी सी बात पता होगी कि जब भी केंद्र से जीवा के ऊपर लंब डाला जाता है तो पहला तो ये 90 अंश का कोण बनाता है, दूसरा ये इसको सम द्विभाजित करता है। तो अगर सीडी की लंबाई 10√2 है तो ये क्या करेगा? सीबी और बीडी को दो बराबर भागों में बांटेगा, और दोनों को हम क्या कहेंगे? 5√2। मैंने 10√2 का आधा करा, 5√2। जीवा को जब भी केंद्र से मिलाते हैं तो हमेशा वो उसको सम द्विभाजित करता है, इक्वली डिवाइड करता है। तो 10√2 को डिवाइड करेंगे 5√2 में। क्लियर है इतनी बात? और क्या कर सकते हो भैया आप, है ना। दूसरी बात यहां पर अगर देखी जाए, आपको एक चीज और दिख रही होगी कि यहां से यहां तक, यानी ये दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर है ना। ये दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और क्या कर सकते हो? इसके अलावा और कुछ बोला है? नहीं बोला है। अगर आपको देखो एसी की लंबाई निकालनी है ना, आपको ट्रायंगल एओसी में पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, है ना। या कैसे भी करके आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यहां पर क्या किया जा सकता है भाई। या तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, या किसी और त्रिभुज का सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन उस त्रिभुज से ही हमें कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा।
बात आ रही है समझ में सभी को? हाँ, ठीक है। हाँ, ओके भाई। चलो, अब मुझे एक बात और बताओ। यहां पे हमारी एक चीज ये हो गई, दूसरी बात मुझे ये बताइए कि जब भी हम केंद्र से स्पर्श रेखा टेंजेंट को मिलाते हैं तो 90 डिग्री बनता है। यानी ओसी जो है वो लंब हो जाएगा आपके इस पूरी भुजा पर। हालांकि यहां नाम सी है तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं कि ये जो पूरी स्पर्श रेखा है इसके ऊपर ये लंब होगा, यानी ये 90 डिग्री होगा। ओ से लेकर सी तक तो ये वाला पूरा 90 होगा। अब आपको बोला है कि डीसीई 45 है, तो क्या ये वाला भी 45 होगा? हाँ या ना? इधर अंदर की तरफ भी 45 डिग्री बनेगा, यानी एंगल ओ सी बी ये कितने अंश का बनेगा? ये 45 अंश का बनेगा। हाँ या ना? अब आप सोचिए, अगर ये 45 है तो ये वाला भी कितने का होगा? 45 का, क्योंकि यहां पे एक कोण पहले से 90 बन के बैठा है। ये वाला 45 है तो सामने वाला भी 45 होगा, है ना? तो आपका एंगल सीओबी कितने का हो जाएगा? 45 का हो जाएगा। और अगर दो दो कोण बराबर हैं तो दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी। अब आपको पता है कि सी से लेकर बी तक की लंबाई 5√2 है, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी? 5√2 हो जाएगी, है ना? अब देखना हम क्या करेंगे। जिसको नहीं समझ में आया मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। ये ओ है, ये सी है, ये बी है। ये पूरा 90 डिग्री है। इधर अगर 45 है तो इधर 45 होगा। ये वाला पहले से 90 बन के बैठा है, तो ये वाला डेफिनेटली क्या होगा? ये वाला आपका 45 होगा, है ना? ये 45 हो गया, ये 90 हो गया, तो तीसरा वाला 45। 45 के सामने ये भुजा, इस 45 के सामने ये भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ये भुजा जो है पूरी भुजा 10√2 है, तो ये हो गई 5√2। तो ये भुजा अगर 5√2 है तो ये वाली भी क्या होगी? 5√2। बस ये मैंने यहां पे समझाया है, ठीक है? समझ में आ गई बात? अब आगे हम क्या कर सकते हैं? तो आप एक चीज सोचिए कि क्या आप ओसी निकाल सकते हो? देखो, हम एक काम करते हैं, चलो यहां ले लेते हैं। हम लेते हैं ट्राइंगल ओसीबी और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री है। 90 के सामने ओसी है, तो मैं ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ओसी मुझे नहीं पता, है ना? ओसी मुझे नहीं पता। और दूसरी बात कि ये दोनों 5√2 है, तो 5√2 का स्क्वायर प्लस फिर से 5√2 का स्क्वायर, है ना? ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50। 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 किसका स्क्वायर होता है भैया? 10 का। तो आपको पता चल गया कि ओसी की वैल्यू कितनी है? ओसी की वैल्यू 10 है, ठीक है? ये वाला जो ओ से लेकर सी तक है ये कितना है? 10 है। अब आप सोचिए कि अगर ओसी 10 है तो ओए भी 10 होगा, ओ से लेकर ए तक भी 10 होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो? इतना समझ में आया, है ना? अच्छा, एक बात मुझे और बताओ कि ये दोनों आपके एंगल्स भी इक्वल थे। हमने ये पहले ही प्रूव कर लिया था कि दोनों भुजाएं क्या है? दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, ठीक है या नहीं है? ये वाली आपकी 10 हो गई और ये वाली आपकी 10 हो गई। एक मिनट, अपन ने इनको इक्वल क्यों कर लिया था पहले? हाँ हाँ हाँ, ये इक्वल का साइन यहां पे गलत लगा हुआ है ना, इसको मत देखना, ये थोड़ा सा गलत है। ये पता नहीं कैसे लग गया। चलो, यहां तक समझ में आया? तो हमने ओसी की वैल्यू 10 निकाल ली, तो ओए की वैल्यू भी 10 होगी, क्योंकि दोनों अपने आप में क्या है? दोनों अपने आप में रेडियस है, हाँ या ना? ठीक है। चलो, अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं? अब हम यहां पर निकाल सकते हैं। आप पकड़ो ट्राइंगल दूसरे वाले को, आप पकड़ो ट्राइंगल एबीसी को, है ना? मैं किसकी बात कर रहा हूं? ए बी सी, इस वाले ट्राइंगल को पकड़ो। मैं आप बना भी देता हूं, ये आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, ठीक है? ऐसा है, जिसमें ये बी है जो 90 डिग्री है, ये सी है और ये ए है। आपको पता चल गया है यहां पे ये है, तो ये 10 है और ये 5√2 है,
और ये भी कितना है, ये भी आपका 5√2 है। तो क्या आप AC निकाल सकते हो, है ना। ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ कि 90 के सामने तो हमें नहीं पता यहां पे क्या है, यानी हमें AC का स्क्वायर पता लगाना है। लेकिन ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, एक बेस और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एक हो जाएगा 10 प्लस 5√2 का होल स्क्वायर, 10 प्लस 5√2 का होल स्क्वायर, और एक हो जाएगा आपका 5√2 का होल स्क्वायर, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब ये अपने आप में क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 2 50 प्लस ट्वाइस ऑफ ab। तो 2ab 5, ये हो जाएगा आपका 50, 50 का दुगना 2 इंटू 10 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 100√2 प्लस 50, ऐसे हो जाएगा। सबको प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 50, ये हो जाएगा आपका 200 प्लस 100√2, 200 प्लस 100√2। क्लियर है। अब यहां पे स्क्वायर चल रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा स्क्वायर रूट, है ना। इसके ऊपर लगाना पड़ेगा हमें वर्गमूल। अब मुझे यह बताओ कि यहां पे क्या किया जा सकता है। हम अगर चाहें तो इन दोनों में 100 कॉमन ले सकते हैं। अगर 100 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2 प्लस √2, है ना। और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो अंदर आपके पास बचेगा 2 प्लस √2, 100 2 प्लस √2, ये आपका आंसर आएगा। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि ऐसा कोई आंसर है नहीं हमारे पास। अब आपको इसको फर्दर और सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये पता है कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 2 प्लस √2। अब √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 1.10, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1.4 भी मान ले, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3.4 के आसपास। तो ये हो गया आपका 10 इंटू √3.4, है ना, 3.4। अब हम सोचेंगे यार कि ये 34 के आसपास, है ना। डेसिमल के 2 डिजिट ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा डेसिमल के 2 डिजिट मिले। तो ये आपका क्या बन सकता है, 414 होता है ना। तो 14 का दुगना 14, और ये हो जाएगा आपका कितना 3.41, है ना। अब आप सोचिए कि 3.41 के आसपास कौन से नंबर का स्क्वायर हो सकता है ना। जिनको समझ नहीं आ रहा है मैं एक बार पूरा फिर से बताऊंगा, और जो नए लोग हैं उनको क्या करना है वो भी बताऊंगा, पहले एक बार आंसर आ जाए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कि 3.41 के आसपास कुछ आता है क्या। तो आप बोलोगे कि हाँ सर 361, है ना। एक लगभग ये किसका होता है, 361 19 का स्क्वायर होता है, और 18 का 324 होता है। तो ये समवेयर 18 और 19 के आसपास आएगा, है ना। 18 और 19 के आसपास आएगा। मैं इसको ले लेता हूं, 18 का स्क्वायर 18 का वर्ग होता है 324, और 19 का स्क्वायर होता है 361, और हमारे पास जो 341 है ये इन दोनों के मिड में है। तो हम एक लगभग ले लेते हैं कि इन बिटवीन 18 ये कहीं पर 1.8 के आसपास ये होगा, है ना। 1.8 का स्क्वायर या 1.85 का स्क्वायर ये समवेयर हो सकता है। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 18.5, ऑप्शन सी। आया समझ में, ठीक है। अब एक बार मैं आपको पूरा खेल दोबारा से समझा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। हाँ, उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। अगर आप में कोई भी नया स्टूडेंट है तो ज्योमेट्री की क्लास नंबर 25 चल रही है, एक क्लास और लगेगी, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आप वहां से कंटिन्यू करिए, और जितने भी लोग इसको शुरुआत से पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आएगा। और जो नए लोग हैं वो इसको क्लास नंबर 1 से पढ़िए, है ना। बीच में से मत पढ़िए, कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना। तो बीच में से मत पढ़ो, शुरुआत से पढ़ो। या आप सबसे बेटर है कि कोई भी चैप्टर जो आपको लगता है, चाहे वो नंबर सिस्टम हो या जो भी हो, आप उसको शुरुआत से पढ़िए, क्लास 1 से पढ़िए। और 17 तारीख से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा,
तब आप इसको कंटिन्यू करना, है ना। और अभी 3 4 5 दिनों की जो छुट्टियां हैं, तो उसमें जो भी नए लोग हैं वो पुराना जो भी सब कुछ है उसको कवर करिए। अच्छा, बहुत बढ़िया रोहित। चलो एक बार इसको पूरा फिर से समझते हैं, जल्दी से देखिए, बहुत टाइम ले लिया इस सवाल ने। ये अगर देखो, ये पूरा आपके अपने आप में 90 है, अगर ये 45 है तो अंदर 45, ये 90 होता है क्योंकि जब भी आप केंद्र से मिलाते हो जीवा को तो 90 अंश बनता है। अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये 45 होगा। अगर ये दोनों 45 45 है तो दो भुजाएं बराबर होंगी। ये पूरा आपका 10√2 था, तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा 5√2 5√2 में। तो अगर बी से लेकर सी तक 5√2 है, तो बी से लेकर ओ तक भी 5√2 होगा, है ना। एक बात ये हो गई। दूसरी बात आपसे क्या कही गई थी, अब हमने इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, किसमें, ओ सी बी में। ये 5√2 है, ये 5√2 है, तो सॉल्व करने पे पता चला कि ओ से लेकर जो सी तक है वो कितना है, हमारे पास 10 है। हालांकि उसकी कोई जरूरत हमें पड़ी नहीं, है ना। इसकी कोई जरूरत पड़ी क्या अपने को, इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, ये हमने बेवजह निकाला, है ना। इसका कोई यहां पे यूज नहीं था। चलो, नहीं नहीं, इसका यूज था ना। ये आपको जब 10 पता चला तभी पता चला कि ये भी 10 है, क्योंकि ओ से लेकर सी तक, है ना, ओ सी और ओए एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। तो ओ से लेकर सी तक पता चल गया कि 10 है, तो ओ से लेकर ए तक भी हमें पता चल गया 10 है। अब हमें इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगानी थी। ओ से लेकर कहां तक जाएंगे, बी तक, सॉरी, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक और ए सी। इस त्रिभुज में हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो यहां पे आपको पता है कि इसकी लेंथ 5√2 है, ये यहां से यहां तक 10 प्लस 5√2 है, और ये हमें निकालना है, यहां पे ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आराम से ये सॉल्व हो गया। बाकी पूरा कैलकुलेशन आपके सामने है, ये कैसे हुआ, ठीक है। एक बार आप रिपीट करके खुद से बना के देखना, आपको आनंद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ए सी बी 90 डिग्री नहीं है, ओ सी ई, ओ सी ई ये 90 डिग्री है, क्योंकि जब भी केंद्र से हम किसी स्पर्श रेखा को टच करते हैं, टेंजेंट को टच करते हैं सेंटर से, तो ऑलवेज 90 डिग्री बनता है ना। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए। उस पिछले सवाल में डायग्राम एक तो बड़ा इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि वैसे ही हमें जगह बहुत चाहिए उसमें, इसमें फिर भी चलो थोड़ा बना लेते हैं। पी टी क्यू, ऐसा डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट हम मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, क्षेत्रमिति। ज्योमेट्री के बाद शास्त्रों में मेंसुरेशन ही पढ़ाया जाता है। चलो समझें, आ जाओ। देखो आपसे क्या क्या यहां पे कहा गया है। अच्छा, इनके नामकरण और कर देते हैं। पी है, आर है, टी है, एस है और क्यू है ना। आपसे सबसे पहले कहा जा रहा है कि दिए गए ट्राइंगल में पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पी क्यू आर, एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड, ये तीनों क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 का होता है ना। और एंगल P का कोण समद्विभाजक है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है, तो ये दोनों कोण को हाफ हाफ डिवाइड करेगा। ये पूरा 60 होगा, तो ये 30 30 में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, लेकिन यहां पे एंगल बाइसेक्टर का काम वो कर रहा है ना।
अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कि क्या ये वाला एंगल, ये वाला पूरा जो एंगल है ये 120 डिग्री हो जाएगा क्या? क्योंकि पूरा 180 होता है, अगर इधर 60 है तो इधर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। एक बात ये स्पष्ट है। और हमें आर से लेकर टी तक और आर से लेकर क्यू तक का मान बताना है। अब मुझे एक छोटी सी बात और बताइए, ये हमारा एक सर्कल है, इसमें एक हो गया आर, है ना, एक हो गया एस। आपको पता है कि किसी एक चाप से, एक आर्क से हम कितने भी एंगल बनाएं ये हमेशा इक्वल बनते हैं, है ना। तो आप इमेजिन करिए आर एस को, ये आर है, ये एस है, और इससे हम क्या कर रहे हैं, देखो, इससे एक एंगल ये बना तो एक एंगल ये बनेगा। तो अगर इधर ये वाला एंगल 30 का है तो ये वाला एंगल भी कितने का बनेगा? बोलो, 30 डिग्री का, है ना। अच्छी बात। फिर मुझे एक बात बताओ कि ये एक ट्राइंगल अपने आप में टी आर क्यू है, अगर ये वाला, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं ना, इस ट्राइंगल की, अगर ये 120 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा? ये वाला एंगल भी आपका 30 का होगा, तभी तो तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। अगर ये 120 है तो ये 30 होगा, और इन दोनों का सम 150 है तो ये वाला 30 हो जाएगा, ताकि तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, है ना। अब आपको पता चल गया कि ये दो कोण बराबर हैं, तो इसके सामने ये वाली भुजा और इसके सामने ये वाली भुजा दोनों बराबर है ना। तो आर से लेकर टी तक, ठीक है, आर से लेकर टी तक और आर से लेकर क्यू तक, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और अगर दोनों बराबर हैं तो उनका रेशो क्या बनेगा? 1:1, 1:1। हाँ या ना? समझ में आया? यस, था अच्छा सवाल। देखो, है ना, 60 60 30 30, ये 120, है ना। फिर आपने देखा कि ये वाला जो चाप है, इससे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो इसी से P बन रहा है, इसी से Q बन रहा है। ये 30 है तो ये 30, 120 30 तो ये वाला भी 30, है ना। दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर, तो दोनों भुजाएं बराबर, तो बस ये दोनों बराबर है, रेशो 1:1 का बनेगा। हम्म। ओके, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 20 और 24 दो जीवाएं हैं, एक दूसरे पर लंबवत है। केंद्र तथा इन जीवाओं के बीच काटने वाले बिंदु की बीच की दूरी बताइए। देखिए, ये आपका एक सर्कल है, दो जीवाएं लेंगे, एक जीवा कॉर्ड ये हो गई और दूसरी कुछ इस प्रकार से होगी। आपसे बोला है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है, लंबवत है, तो लंबवत ऐसे ही होता है ना। और मान लीजिए इसकी लंबाई मान लेते हैं हम कि कितनी है? 24 है। किसी को भी कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर हम कहीं पे मान लेते हैं कि भैया ये क्या है? इसका केंद्र है ना। ये इसका क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हम्म, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी, और त्रिज्या आपको दी हुई है ना। अब आप देखना हम क्या क्या यहां पे ड्रॉ करते हैं। केंद्र से जब भी आप जीवा को मिलाते हो, केंद्र से जब भी आप जीवा को मिलाते हो, सेंटर से जब भी कॉर्ड को मिलाते हो,
तो दो चीजें होती है, एक तो 90 डिग्री बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, दूसरा सम द्विभाजित होता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और मान लीजिए इस पूरी कॉर्ड की लंबाई, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी, इसको नाम दे देता हूं मैं सी डी, है ना। तो अगर ए बी की लेंथ हमने 24 मानी, ठीक है, और सी डी की लेंथ हमने 20 मान ली, तो दोनों आधी आधी बढ़ जाएगी, है ना, दोनों हाफ हाफ हो जाएगी। क्योंकि जब इसको मैं सेंटर से मिलाऊंगा तो देखो इधर से इधर 12, तो इधर से इधर भी 12, लिख नहीं रहा हूं मैं। इसी प्रकार ये सेंटर से आपने मिलाया तो इधर 10 तो इधर 10, तो ये भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, यहां से यहां तक, है ना, और यहां से यहां तक। तो ये दो आपके 10-10 में डिवाइड हो जाएगा, इधर आपके 12-12 में डिवाइड हो जाएगा, है ना। एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर मैं सेंटर से इसको मिला देता हूं तो ये अपने आप में रेडियस होगी, है ना, त्रिज्या होगी। और त्रिज्या की वैल्यू यहां पे कितनी है, रेडियस आपके पास कितनी है, 15 है। हम चाहे तो इसको भी इससे मिला सकते हैं, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अच्छा जी, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कि बताइए दोनों जीवाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही है, दोनों एक दूसरे को जहां पे काट रही है, वो और केंद्र के बीच की दूरी क्या है, यानी ये जो येलो लाइन दिख रही है इसकी लेंथ आपको पता लगानी है ना। अब मुझे एक बात छोटी सी जल्दी से ये बता दो कि अगर ये अपने आप में एक 90 डिग्री है, अगर ये 12 है, ये 15 है, तो आपको पता है कि 9, 12 और 15 एक ट्रिपलेट होता है। 9, 12 और 15 एक ट्रिपलेट है, हाँ या ना। तो आप बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब ये जो लेंथ है ये कितनी होगी, अपने आप में 9 होगी। ये सेंटर से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी होगी, 9 होगी, ठीक है। इसके अलावा ये भी अपने आप में एक क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, है ना। तो आपको पता है इसमें अगर मैं लगाऊंगा तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू, इसको मान लीजिए ओ नाम दे देते हैं हम, और इसको नाम दे देते हैं एम। तो अपने को ओ एम मिल जाएगा, है ना। ये भी अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये ओ एम निकाल लेंगे। आप बोलोगे सर ये क्यों निकालना है, मैं बता रहा हूं। इसको निकालो तो ये आ जाएगा आपका 125, और 125 होता है 25 का 5 गुना, 25 इंटू 5, तो 25 क्या हो जाएगा, 5 और √5। तो ये आ गया आपका ओ से लेकर एम तक 5 √5, है ना। ओ से लेकर एम तक कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 5 √5। और अगर ये 5 √5 है तो ये भी पता है कितना होगा, 5 √5 होगा। अब काम खत्म अपना। अब देखो इस वाले ट्राइंगल को देखना, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, इसकी आपको पता है ये 9 है, आपको पता है ये 5 √5 है, और आपको यहां से यहां तक की लेंथ निकालनी है, ये आपको पता लगाना है। तो और ये अपने आप में राइट एंगल ट्राइंगल है, बहुत आसानी से पता लगा लोगे, हाँ या ना, करेक्ट, ठीक है भाई। हाँ, अब कैलकुलेशन करो और बता दो अगर आप लोग कर सको तो, वैसे तो कोई दम है नहीं, अब बचा ही नहीं है ना। तो देखो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 5 का वर्ग 25, 25 पंजे 125, ये आ गया। और सामने आपका क्या चलेगा, x का स्क्वायर चलेगा। तो x बराबर 81, 25, 5 और 1 6, 12 और 8 20, 206 हो गया, और वर्गमूल में ले जाओ तो x की वैल्यू 206 है अंडर रूट में, ए आंसर है। सेंटर से लेकर जहां पे दोनों जीवा एक दूसरे को काट रही हैं उसकी लेंथ है अंडर रूट 206। बोलिए कोनो दिक्कत परेशानी। हम्म, बिल्कुल ठीक। चलो आसान था ये वाला, कोई दिक्कत तो नहीं थी, है ना। ये 12, ये 15 तो ये 9, ये 10, ये 15 तो ये 5 √5, ये 5 √5 तो ये 5 √5, बस इसमें आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई एंड यू गॉट योर आंसर। नेक्स्ट, हाँ ये भी एक बहुत प्यारा सवाल है।
क्यू आर टी एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्यू आर टी एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। पीटी 5 है, एस क्यू 4 है, पी एस 6 है, पी क्यू आर 63 है। तो टी आर का मान क्या होगा? अद्भुत सवाल। 9 ट्रिपलेट से आया, पाइथागोरस प्रमेय से आया। रेगुलर रहिए, सब आपको समझ में आएगा। इसमें मैं आपको एक छोटा सा काम करता हूं, इसको डायग्राम को आप छोड़ो, मैं एक आपको डायग्राम बना के बताता हूं, उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, है ना। इसको छोड़ो, एक डायग्राम अपन लोग बनाते हैं। ये हो गया आपका एक सर्कल, ठीक है। और आपसे कहा क्या जा रहा है, क्यू आर टी एस, है ना। तो यहां पर एक बिंदु हम लेंगे पी क्यू आर, और क्यू आर टी एस एक चक्रीय चतुर्भुज है ना। तो एक हो जाएगा आपका क्यू, एक हो जाएगा आपका आर, एक हो जाएगा आपका टी, और एक हो जाएगा आपका एस। और ये क्या बोल रहे हैं, पी क्यू आर। पी क्यू आर अपने को ऊपर लेना पड़ेगा क्या? ठीक है। हम मतलब क्या कर रहे हैं कि चक्री चतुर्भुज बनाएंगे। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर अगर बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब पहले से ही सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो Q हो गया, R हो गया, T हो गया, S हो गया, है ना। इतनी बात ठीक है। चलो अब हम ऐसा करते हैं, इन सबको मिला देते हैं, है ना। वही चीज आएगी, इससे मैंने इसको मिलाया, और इसमें एक मिनट, एक सेकेंड बस, है ना। इसको अपन ऐसे बनाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आर, इसको हम नाम देंगे टी, और इसको नाम देंगे एस। इसको हमने इससे मिलाया, इसको हमने इससे मिलाया, और इसको हमने नाम दे दिया पी। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो, पूरा प्रश्न सेटिस्फाई करेगा। क्यू आर टी एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर बन रहा है, और पीटी जो है 5 सेंटीमीटर है। तो पी से लेकर टी तक कितना है, 5 है। ए से लेकर क्यू तक कितना है, 4 है। और पी से लेकर एस तक कितना है, 6 है। और ये वाला आपको नहीं पता। और पी क्यू आर कितना है, 63 है। ये वाला कितना है, 63 है। हम अगर चाहें तो इन दोनों को दो सिमिलर ट्राइंगल प्रूव कर सकते हैं, या फिर पहले ट्राई करते हैं कि अपने उससे ये हो जाएगा क्या, क्या होता है पीटी इंटू पी आर, वो अपन ने पढ़ा था ना। ये पी है, ए है, बी है ना। और इसको आप कुछ भी नाम दे दो, सी डी नाम दे दो। पी ए पी बी पी सी पी डी के बराबर होता है। तो अपन वो करके देख रहे हैं, पीटी इंटू पी आर पी एस इंटू पी क्यू के बराबर होगा क्या, इसको करके देख लेते हैं। होना चाहिए वैसे इससे। पी से लेकर टी तक कितना है, 5 है। पी से लेकर आर तक कितना है, 5 प्लस एक्स है। पी से लेकर एस तक कितना है, 6 है। और पी से लेकर क्यू तक कितना है, 10 है। 60 में 5 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12। 60 में 5 का भाग दिया, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। 7 ऑप्शन में है, तो एंगल की एक्चुअल में जरूरत नहीं पड़ी। 7 इज द आंसर। हम यहां पे एक काम और कर सकते थे कि इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते थे। उसके लिए आपको 63 डिग्री दिया था, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ी। इस वाले नियम से ही अपना काम बन गया, पी ए बी सी डी, है ना। इस वाले से अपना काम हो गया, हमने बस वही नियम लगा के आंसर ले आए। ठीक है। यस, आगे बढ़िए। ओके, देव लोधी कौन सी क्लास चाहिए यार तुम्हें, क्या कॉपी पेस्ट करते रहते हो, समझ ही नहीं आता है।
एग्जाम में डायग्राम नहीं दिए जाते भाई। चलिए देखिए, अगला हम लेते हैं, आपसे कहा एक समानांतर चतुर्भुज है, उसका नाम भी दे दिया है ABCD। ठीक है बात। AB 7 है, BC 9 है, और A से लेकर C तक, A से लेके ये हो गया आपका C, और दूसरा विकर्ण भी ले ही लेते हैं। AC कितना है? 8 है। A से लेकर C तक कितना है? 8 है। तो आपसे बोला है दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। देखो, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती है क्या? समानांतर है, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी और एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी, तो ये भी क्या हो जाएगी? इसके इक्वल हो जाएगी। अब इसका एक छोटा सा नियम चलता है, मैं आपको बताता हूं क्या है। दोनों विकर्ण लेंगे, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये दोनों डायगोनल है। AC और BD का वर्ग सबकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए, AC कितना है? 8 है, 8 का स्क्वायर 64, BD हमें नहीं पता, AB कितना है? 7 का स्क्वायर, BC कितना है? 9 का स्क्वायर, CD कितना है? 7 का स्क्वायर, AD कितना है? 9 का स्क्वायर, है ना। और ये 64 भी उधर ही चला जाएगा, तो आपके ये सब जुड़ेंगे। जैसे मान लो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो 9 और 1 10, 8 4 12 और 1 13, यानी 130, और ये भी कितने हो जाएंगे? 130 यानी 260, उसमें से 64 जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा कितना? 196, और 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का, तो दूसरा वाला जो डायगोनल है दैट इज 14, 14 आंसर आ जाएगा। ओके भाई, हाँ नेक्स्ट। हम्म त्रिभुज PQR में सभी शीर्षलंब बिंदु A पर परिच्छेदन करते हैं, सभी कोण द्विभाजक B पर करते हैं, PBR। देखो, आपको दो डायग्राम से समझाऊंगा मैं इसको। ट्राइंगल का नाम है PQR, है ना, और शीर्ष लंब एल्टीट्यूड्स कहां मिल रहे हैं उस बिंदु को कहा जा रहा है A, और आपसे पूछा है PAR, ये A है, P से लेकर A तक और A से लेकर R तक, ये वाला एंगल आपको पता लगाना है ना। और यहां पे A किससे बना है? A बना है शीर्ष लंब से, जिसको इंग्लिश में एल्टीट्यूड बोलते हैं, और शीर्ष लंब एल्टीट्यूड का नियम होता है 180 डिग्री माइनस सामने वाला कोण, है ना। आपको अगर एंगल PAR निकालना है तो शीर्ष लंब एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब केंद्र में 180 डिग्री माइनस सामने वाला कोण वर्ग करता है, आपको याद होगा। इधर आ जाओ, और अगर सारे कोण समद्विभाजकों को मिला दिया जाए तो वो B पर मिलते हैं, तो ये भी P है, ये भी Q है, ये भी R है, और यहां पे कोण समद्विभाजक का रोल है। कोण समद्विभाजक को इंग्लिश में एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, है ना, एंगल बाइसेक्टर। और ये सब मिलके क्या बनाते हैं? अंतः केंद्र बनाते हैं, ये सब मिलके इन सेंटर बनाते हैं, तो ये आपका एक प्रकार का इन सेंटर है, और PBR 150 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है? ये वाला एंगल आपका 150 डिग्री है। तो क्या आप ये वाला एंगल पता लगा सकते हो? तो अगर मुझे PQR एंगल पता लगाना है, ठीक है, तो हमें बताए कि ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री प्लस सामने वाले कोण का आधा, तब जाके 150 आया होगा। अंतः केंद्र में, इन सेंटर में, ये वाला एंगल कैसे निकालते थे? 90 डिग्री प्लस सामने वाले कोण का आधा। परिकेंद्र सरकम सेंटर में जस्ट डबल होता था, और लंब केंद्र में
ये होता था 180 डिग्री माइनस, ऑर्थो सेंटर में 180 डिग्री माइनस होता था। ठीक है, अब ये बताओ कि ये वाला केंद्र जो है 90 डिग्री प्लस सामने वाले का आधा, तो 150 में से 90 गया 60, सॉरी हाँ 60, और 60 का डबल, यानी एंगल Q जो है वो कितना है 120 है। ये वाला एंगल कितना है 120 है, तो इसको रखो यहां। आपको पता चल गया कि ये वाला एंगल कितना है 120 है, तो ये वाला अगर 120 है तो 180 में से 120 माइनस करो, आपका ये वाला जो सेंटर है ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, ए आंसर आएगा। एक से दूसरे पे ट्रांसफर करना है और कुछ नहीं था। आया समझ में? समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर को सुना तो मुझे अंतः केंद्र याद आया। अंतः केंद्र क्या होता है 90 डिग्री प्लस सामने वाले का आधा, तब जाके 150 बना। 150 में से 90 गया 60 बचा 60, 60 का दुगना 120, यानी ये वाला 120 है। अगर ये वाला 120 है तो ये वाला 180 माइनस सामने वाले कोण का को घटाएंगे, तो ये वाला आपका कितना आ जाएगा 60। ओके भाई, समचतुर्भुज। ठीक है, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये आपका एक रोम्बस है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक भुजा 6 है, हर साइड प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 6 है। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा समचतुर्भुज के विकर्ण के बराबर है? देखो, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एक विकर्ण पता लगा, कुल मिला के आपको विकर्ण पता लगाना है ना। ये वाला विकर्ण हमें पता लगाना है, या कोई सा भी विकर्ण हम पता लगा लेंगे, अपना काम बन जाएगा। बात समझ आ रही है? हाँ, ठीक है। ओके, चलो। आपने वैसे एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता पहले करा है, मैं आपको याद दिला देता हूं कि समचतुर्भुज रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। एक दूसरे को कितने अंश पे काटते हैं? 90 अंश पे काटते हैं। अब अगर ये वाला आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई हो गई, छोटा विकर्ण भुजाओं की लंबाई के बराबर है। यदि प्रत्येक विकर्ण, देखो इन्होंने कहा है छोटा विकर्ण भुजाओं की लंबाई के बराबर है, ये छोटा विकर्ण है भुजाओं की लंबाई के बराबर है, इसका मतलब ये भी पूरा 6 है, तो ये भी आपका 3 3 में बढ़ जाएगा, है ना। ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। तो क्या आप दूसरा विकर्ण निकाल पाओगे? तो ये 90 डिग्री होता है, तो हमें पता चल गया कि 90 डिग्री के सामने 6 है, एक तरफ 3 है, तो एक क्या होगा? इन्होंने पहले ही कहा है कि एक विकर्ण जो है वो भुजा के बराबर है, यानी एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों 3 3 में बढ़ जाएंगे। तो ये 3 है, ये 6 है, तो यहां पे क्या आएगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, और ये अंडर रूट हो जाएगा। तो 36 में से अगर आपका 9 चला जाएगा तो मेरे ख्याल से 27 बचेगा, ठीक है। और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 3 जा, यानी ये 3√3 है ना। तो ये आपका क्या होना चाहिए, 3√3 आना चाहिए क्या? बोलो जल्दी से। हाँ, है ना। या फिर आप √27 भी रहने दोगे तो भी चल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है ना। √27 रहने दो। अब हमें पता चल गया, अगर मुझे दूसरा वाला डायगोनल निकालना है तो वो होगा ट्वाइस ऑफ √27, क्योंकि ये तो यहां से यहां तक की वैल्यू √27 आई, डायगोनल पूरा क्या होगा, बड़ा होगा। अब इन्होंने कहा कि एक दूसरा ट्राइंगल लो, एक दूसरा समबाहु त्रिभुज बनाओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा डायगोनल के बराबर होगी, यानी इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी 2√27। ये भी उतनी ही होगी, ये भी उतनी होगी, मतलब उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर साइड इस डायगोनल के बराबर होगी। तो अगर इधर डायगोनल 2√27 है तो वो तीनों भुजाओं के बराबर होगा। तो इसका एरिया बताना है, √3/4 इंटू ट्वाइस ऑफ √27 का होल स्क्वायर, है ना। 3/4 इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर।
तो देखो ये हो जाएगा आपका √3/4, 2 का स्क्वायर 4, √27 बाहर निकल के 27 बन जाएगा, है ना। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बस आंसर आई गया, 27 बचा है, √3 बचा है। दिस इज द एरिया, ये क्षेत्रफल होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ऑप्शन बी। हाँ, आया समझ में भाई? करेक्ट। ये लो एक और बहुत प्यारा सवाल। हाँ, देखो एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है क्यू से लेकर आर तक, है ना। क्यू से लेकर आर तक ये एक स्पर्श रेखा है, और पी आर तथा एस टी पर लंब है। सब इस बार डायग्राम दिया हुआ है तो अच्छी बात है। ओ से गुजरती है जिसका व्यास 10 है। देखो व्यास 10 है, ये ओ सेंटर है, तो ये दोनों रेडियस हो जाएगी यहां से यहां तक 5, और यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा 5। तो पूरा व्यास डायमीटर 10 हो गया। पी से लेकर आर तक की लंबाई कितनी है? पी से लेकर आर तक की लंबाई कितनी हो गई आपकी? 9 हो गई, जो कि दिया हुआ है, ये 9 हो गया। एस से लेकर टी तक की लंबाई, यानी इस लंबाई का आपको पता लगाना है ना। अब मैं आपको बताऊं यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे सिमिलरिटी, समरूपता का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हम्म, ओके, चलो आ जाओ। आप देखते जाना जरा। सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो। बड़ा वाला ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर। और देखो ये दोनों क्या है, लंब हैं। तो आपको वैसे मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि ऐसा ट्राइंगल है, और अगर ये है तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, फिर इनके एंगल्स, ये सारा कॉमन एंगल ट्रिपल ए से सिमिलर होते हैं। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे ट्रिपल ए के रूल से, कोण 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 के नियम से, है ना। तो हम पी क्यू आर बड़ा वाला एंगल, और एक ओ एम क्यू, है ना, एक हम ले रहे हैं ट्राइंगल ओ एम क्यू, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। अगर समरूप होंगे तो इनकी भुजाएं भी समान अनुपात में होंगी, है ना। भुजाएं किस अनुपात में होंगी? समान अनुपात में होंगी। ओके भाई, तो आप मुझे बताइए, अगर हम पी क्यू आर की देखें तो पी क्यू आर की भुजा क्या हो जाएगी? पी क्यू, है ना। पी से लेकर क्यू तक, और इसकी ओ से लेकर क्यू तक, ये दोनों सेम अनुपात में होंगी, ओ से लेकर क्यू तक। इसी प्रकार आ, दूसरे वाले ट्राइंगल में इसमें देखें तो पी से लेकर आर तक, पी से लेकर आर तक, और ओ से लेकर एम तक, ये दोनों समान अनुपात में होंगी। भाई बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं ना। देखो मैं फिर से दिखाता हूं। अगर मैं आपसे इस वाले त्रिभुज की बात करूं कि एक ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, और एक ये वाला त्रिभुज है, दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे, तो बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा और छोटे वाले की ये भुजा समान अनुपात में होगी। फिर बड़े वाले की ये वाली भुजा और छोटे वाले की ये वाली भुजा समान अनुपात में होगी। बस इन्हीं का मैंने नामकरण किया है और कुछ नहीं किया, है ना। अब वैल्यूज रखते हैं। तो P से लेकर मुझे बताइए Q तक कितना है। अच्छा, हमें ये नहीं पता है कि यहां पे कितना आएगा, तो इसको हम X नाम दे देते हैं, है ना। मुझे बताइए कि P से लेकर Q तक कितना है। तो P से लेकर Q तक 5 + 5 + x, यानी मैं इसको बोल सकता हूं 10 + x। O से लेकर Q तक कितना है, तो मैं इसको बोल सकता हूं 5 + x। P से लेकर R तक कितना है, P से लेकर R तक है 9। और आपके कहा गया है O से लेकर M तक कितना है, तो O से लेकर M तक तो हमें पता ही नहीं, है ना। इससे हमें O से लेकर M तक मिल जाएगा क्या? नहीं, O से लेकर M तक तो पता है ना अपने को, 5 ही तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेडियस है ना। सेंटर से
यहां तक आओगे तो ये भी तो सेम होगा, यानी ये भी 5 होगा, तो ये भी अपने को पता था। चलो करते हैं हल इसको। तो इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये आएगा 50 प्लस 5x, ये आएगा आपका 45 प्लस 9x, है ना। 50 में से 45 गया और 9 में से 5 गया, ये आ जाएगा, है ना। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4/5, x की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। अब आखिरी काम देखना, है ना। अब हम इस ट्राइंगल को लेंगे, ट्राइंगल OMQ, ये सिमिलर होगा STQ के, STQ के। वापस से सेम उसी तरीके से सिमिलरिटी प्रूव करेंगे, OMQ और ये, तो इसकी भुजा हो जाएगी OQ और इसकी भुजा हो जाएगी SQ, फिर आ जाएगी आपकी OM और ST, ये एक समान अनुपात में होंगी। तो O से लेकर Q तक कितना हो जाएगा 5 प्लस 4/5, x की वैल्यू पता चल चुकी है। S से लेकर Q तक कितना होगा, वो होगा आपका 4/5। इधर चलें, O से लेकर M तक कितना है 5 और S से लेकर T तक की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो चलो आगे सॉल्व करें, 5 और 5 25 और 4 ये आ गया आपका 29/5 और 4/5 का मतलब क्या हो जाएगा 4 नीचे 5 ऊपर, और इधर आपके पास आ जाएगा 5/ST, 5 से 5 गया, ठीक है। और क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका 29, है ना। ST इधर ले चलते हैं तो ये आपका हो जाएगा 20/29, 20/29। एक बार चेक करो कैलकुलेशन ठीक है यहां तक सब कुछ, हाँ। ये मैंने उल्टा लिख दिया क्या, अरे यार 5 के बटे में 4 आएगा, है ना। 5/4, 5/4, 5/4, ये उल्टा हो गया। चलो सुधार लेते हैं, 5 और 4 20 और 5 ये आएगा आपका 25/4, फिर यहां आ जाएगा नीचे 5 ऊपर 4 और इधर आ जाएगा 5/ST। अब सही है शायद, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 बार, 5 से ये गया, कुल मिला के कुछ नहीं बचा, मतलब एक। एस से लेकर टी तक की वैल्यू कितनी है 1 है, दिस इज योर आंसर। अब सही है, अब सही है। हम्म, आया मजा। बड़े वाले ट्राइंगल से इस वाले ट्राइंगल की सिमिलरिटी प्रूव करी तो हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई कि एक्स की जगह क्या आएगा, वो ऐसे आ गया। फिर इस वाले ट्राइंगल से इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया तो हमें ए से लेकर टी तक की वैल्यू पता चल गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है मजा भी आपको भरपूर आया होगा। ओके चलिए, तो आज हम यहीं पर रुकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आनंद भरपूर प्राप्त हुआ होगा। अभी थोड़ा सा अपना और पार्ट बचा हुआ है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमारी एक क्लास में हो जाना चाहिए, है ना। अराउंड 200 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो एक क्लास और हमारी रहेगी जिसमें हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे, चैप्टर को एंड करेंगे। आफ्टर दिस विल स्टार्ट मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति 2D एंड 3D मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। और आपको मैंने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एक छोटा सा गिफ्ट दिया है। आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स दिए हैं। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर ये वाला चैप्टर आप दे दो, और आराम से आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आए तो मैं हूं। तो आप 5-6 दिन आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, पढ़ाई चलती रहे। और आप लोगों ने बहुत सारी डिमांड करी थी कि सर वो दे दो, तो वो चैप्टर मैंने करवा दिया है, उसको आप देख लेना, ठीक है। और रिकॉर्डेड का टेंशन आप मत लो, रिकॉर्डेड शब्द सुन के घबराया मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज देखा करो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप मेरी कोई भी क्लास लोगे लाइव रिकॉर्डेड में, कोई फर्क नहीं होता है ना। तो आपको मैंने अच्छा खासा एक तगड़ा होमवर्क दिया है, उसको आप लोगों को कवर करना है ना। ज्योमेट्री को साइड कर दो, ट्रिग्नोमेट्री पे आप आज से ही लग जाओ। 15 अगस्त तक आजादी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री से, उसको आपको खत्म करना है।
और ना समझ में आए तो आप मुझे बताना, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में सही बताऊं तो इनमें कोई लॉजिक्स जैसी चीज नहीं होती है, एक प्रैक्टिस का खेल है। बस क्वेश्चंस कैसे करना है पूरा वो आपको वहां मिलेगा, तो आराम से आपको वो समझ में आएगा। थोड़ा सा मन लगा के आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना तो है, दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, और जो नए लोग हैं वो चिंता ना करें, आप पहले पुराना कवर करें, बिल्कुल घबराए ना, है ना। आप ये ना सोचें कि सर इतना हम कैसे करें, ये अगर आपको सोचना था तो आपको 4 महीने पहले आना था, या 8 महीने पहले, 1 साल पहले। तो चिंता ना करो, आप अभी आए हो, आराम से पढ़ो, क्वालिटी के साथ पढ़ो, क्वांटिटी पे फोकस मत करो, सारी चीजें कवर करिए, सब कुछ बनेगा आपसे। ठीक, चलो, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक अग्रिम रूप से शुभकामनाएं, एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। मिलते रहेंगे अपन यूट्यूब पर और ऐप पर, क्योंकि इस बार मैं पूरा सेटअप लेकर जा रहा हूं, तो मैं अपने गांव से भी लाइव रहूंगा, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूं। तो देखते हैं क्या होता है, और मिलेंगे लाइव। ठीक है। हम्म। ओके। देखो, नहीं हुआ है ये आपका फॉल्ट है, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, है ना, मैं नहीं जानता हूं कुछ भी। आप पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ाई आपका दिन रात उद्देश्य होना चाहिए। अब आप नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी गलती है ना, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतने सारे चैप्टर्स हैं कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप सोचो कि अपनी नींद भी अच्छी हो जाए, कंफर्ट भी अपना मेंटेन हो जाए, सब काम धंधे भी हो जाएं, है ना, समाज रिश्तेदारी व्यवहारिकता भी मेंटेन कर लें, दोस्ती यारी मेंटेन कर लें, मोबाइल भी चला लें, और उसके बाद पढ़ाई भी हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको सब कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप नौकरी का सपना छोड़ दो। मेहनत नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो फिर सब, मेहनत तो करनी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। ये एकदम कड़वा सत्य है, लेकिन करना तो पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अपन मिलते हैं 16 अगस्त को वापस अपने समय पर। लेकिन उसके पहले मैं, हो सकता है कि आपका एक टॉक सेशन रखूं, ऐप पर भी हो सकता है, मैं यूट्यूब पर भी लाइव आऊं, हो सकता है ऐसे ही कोई क्लास हम अरेंज कर लें, कुछ ऐसे ही पढ़ लें। तो लेट्स सी क्या क्या हो सकता है। ऐप के नोटिफिकेशन चेक करते रहिएगा, टेलीग्राम पे चेक करते रहिएगा, यूट्यूब पे आप चेक करते रहिएगा, कुछ ना कुछ अपन लोग करेंगे, है ना। चलो, तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर कोई हरदा या सोडलपुर के मेरे पास का कोई है जो मेरे आसपास रहता है, तो आदित्य पटेल विनर्स पे मेल करिए। हो सकता है कि इन 4-5 दिनों में मैं आपके घर आके आपके हालचाल लूं, जानूं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। लेकिन जो मेरे आसपास रहेगा वो, तो अगर कोई मेरे घर के आसपास है सोडलपुर के, तो मेल करिए, कोशिश करेंगे आपके घर आने की। ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय बाय, फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और 15 अगस्त की भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।